हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका फिजिक्स वाई न्यूमेरिकल्स में। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे अपन वो होगा आपके पास इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। यह आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट है, लेकिन एक डिवाइस है कैपेसिटर आपके पास, जिसकी वर्किंग और फंक्शन और एप्लीकेशंस आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको डिस्कस अलग से चैप्टर में किया जाता है। ठीक है, तो वर्ड जो कैपेसिटर है आपने सुना भी होगा, मोस्ट कॉमन सभी यूज करते हैं भाई कैपेसिटर क्या होता है। ठीक है ना। ये कॉमन आपके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं सभी में लगा होता है। तो ये कैपेसिटर की जो जैसे कह रहे हैं कि सभी डिवाइसेस वगैरह के अंदर आपको मिलता है ना। और मैक्सिमम आपके पास कोई भी अप्लायंसेस हो या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो प्रेजेंट टाइम पे, सभी के अंदर कैपेसिटर होता है। ठीक है ना। तो कैपेसिटर क्या है, बेसिकली किस टाइप का होता है, कैसे दिखाई देता है, इसकी फंक्शनिंग क्या है, वर्किंग क्या है, कहाँ पे इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है, किस किस टाइप के कैपेसिटर आपके पास मिलते हैं, है ना। तो सारी चीजें यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो वर्ड दे रखा है कैपेसिटर, उससे स्टार्ट करते हैं कि भाई आपका कैपेसिटर है क्या। ठीक है ना। तो बात करते हैं सबसे पहले कैपेसिटर की। ठीक। तो कैपेसिटर क्या है, बेसिकली आपके पास डिवाइस है जो कह सकते हो आपकी इट सप्लाइज या प्रोवाइड्स इंस्टेंटेनियस सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्या है ये इंस्टेंटेनियस सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक, तो आपका कैपेसिटर बेसिकली क्या है, जो लिख रखा है आपने इंस्टेंटेनियस सोर्स ऑफ एनर्जी। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हुआ कि किसी भी टाइम पर या किसी भी इंस्टेंट पर अगर आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो कौन प्रोवाइड करता है, कैपेसिटर। तो इसकी बेसिक और फंडामेंटल डेफिनेशन ध्यान रखें कि कैपेसिटर क्या है, बेसिकली इंस्टेंटेनियस सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि जैसे ही आपको किसी भी सिस्टम के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तो वो कौन प्रोवाइड करता है, आपका कैपेसिटर करता है। ठीक है, इससे सिंपल समझे आपकी, जैसे आपके पास जो फैन होता है इसमें आपको कॉमन दिखता ही है ना। फैन हो गया, आपके पास कूलर हो गया, कोई भी डिवाइस हो गया, उसके साइड में आपके पास क्या होता है, एक व्हाइट कलर का बॉक्स होता है जिसको कैपेसिटर कहते हो आप। तो वो लगा होता है, वो किस लिए लगा होता है कि जैसे आप मान लीजिए स्विच ऑन करते हो, ठीक है ना। तो स्विच ऑन करते ही जो आपका फैन है उसकी मोटर को रोटेट करने के लिए क्या चाहिए, टॉर्क चाहिए आपको। कि टॉर्क बेसिकली करता क्या है कि उस सिस्टम को रोटेट करवाता है आपके पास। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए सिंपल शाफ्ट ले लेते हैं, यहाँ पर आपके पास टेबल की जो विंग्स है मान लीजिए इस तरीके से बंधी हुई है। ठीक है ना। तो क्या होता है, स्टार्टिंग में जैसे आप स्विच ऑन करते हो तो उसको रोटेशन के लिए क्या चाहिए, अपने को टॉर्क चाहिए। ठीक है। और सिंपल बोले कि या इसको रोटेशनल एनर्जी चाहिए, तो रोटेशनल एनर्जी जो आपको स्विच ऑन करते मिलती है वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती कि फैन को आपके पास रोटेट कर सके। तो आपके पास वहां पर क्या होता है, कैपेसिटर लगा होता है साइड में बॉक्स, है ना, जिससे आपके पास क्या होता है, एनर्जी यहाँ से सप्लाई होती है उस इंस्टेंट पर। ठीक है, तो जैसे एक बार रोटेट करना शुरू करता है तो इनर्शिया के कारण इसके पास रोटेशनल पावर आ जाती है। तो बाद में ये क्या करते हैं, इतनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हालांकि कंटिन्यूस एनर्जी तो चाहिए ही आपको, क्योंकि अगर कोई भी डिवाइस काम करता है या तो उस सिस्टम को क्या चाहिए, आपके पास एनर्जी चाहिए। बिना एनर्जी के आपका कोई सा भी डिवाइस काम नहीं कर सकता। जैसे आपके पास थर्मोडायनेमिक्स कहती है कि क्या कहती है थर्मोडायनेमिक्स, कि जो या तो फर्स्ट लॉ बोलते थर्मोडायनेमिक्स का, तो क्या होता है, बिना किसी एनर्जी इनपुट के आपको आउटपुट नहीं मिल सकता। फर्स्ट लॉ क्या कहता है थर्मोडायनेमिक्स का, थर्मोडायनेमिक्स, कि अगर आपके पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी मशीन है, कि बिना किसी इनपुट एनर्जी के आपको आउटपुट नहीं मिल सकता। यानी कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो आपके पास, अगर आपको इससे आउटपुट चाहिए, ठीक है ना, तो फिक्स है आपको इनपुट में कोई ना कोई एनर्जी देनी ही पड़ेगी। बिना इनपुट के आपके पास आउटपुट नहीं होगा। तो यहाँ पर वही चीज़ है, जैसे मान लीजिए आप कोई भी सिस्टम यूज कर रहे हैं तो एनर्जी इनपुट देते हैं पर, ठीक है, इसमें एनर्जी जो जाएगी आपके पास वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होगी, है ना। तो एनर्जी होगी, अगर मान लो इलेक्ट्रिकल मशीन्स की बात करते हैं तो एनर्जी आपके पास किस फॉर्म में होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। तो ये इतनी सफिशिएंट नहीं होती जो इसको रोटेट कर दे। रोटेशन के लिए कहे तो उस एनर्जी को अपन मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो खैर एनर्जी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन स्टार्टिंग में जब इसको रोटेट करवाना हो तो आपके पास एनर्जी क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। तो उस टाइम पर आपका कैपेसिटर क्या करता है, वो एनर्जी को प्रोवाइड करता है जो ये स्टोर करके रखता है अपने पास। ठीक है ना। तो बेसिक डेफिनेशन के ध्यान रखें तो क्या होगा, या सिंपल अगर आपसे कोई पूछे कैपेसिटर क्या है, तो कैपेसिटर बेसिकली इंस्टेंटेनियस सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। ठीक। दूसरा एक और एग्जांपल है जो कॉमन है काफी, है ना, कि जैसे अपने पास ओल्ड कैमरास थे, ठीक है ना, जो पुराने कैमरा आते थे आपके पास, उस केस में जब आपके पास मान लीजिए कोई भी एक इमेज आप क्लिक करते थे, उसे स्नैप करते थे, ठीक है ना, तो उसके बाद दूसरी इमेज के लिए क्या थोड़ा सा टाइम लेग होता था आपके पास, है ना। आज प्रेजेंट टाइम पे तो आपके पास क्या कंटिन्यूस होता ही है, क्योंकि आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें काफ़ी मॉडिफिकेशन हो चुका है ना। तो अलग अलग डिज़ाइन के अलग अलग टाइप के कैपेसिटर्स हैं जिनकी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होती है।
तो उसकी बात करें तो ओल्ड कैमरा में अगर आपने फोटो क्लिक किया तो दूसरा फोटो क्लिक करने के लिए आपके पास क्या होता है, कोई ना कोई टाइम की रिक्वायरमेंट होती थी आपके पास, ठीक है ना, थोड़ी देर बाद टाइम चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप क्लिक करते हो तो इंस्ट्रूमेंट को काम करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जैसे आप फर्स्ट फोटो क्लिक करते हो तो वहाँ पर जो कैपेसिटर होता था वो पूरी की पूरी एनर्जी आपको उस कैमरा को दे देता था। अब वापस मान लीजिए जब दूसरी इमेज क्लिक करोगे तब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो देगा कौन? कैपेसिटर। पर जैसे ही कैपेसिटर से एनर्जी बाहर निकली वो डिस्चार्ज हो जाता है, तो उसको वापस चार्ज होने में क्या लगता है? थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए वहां पर ये प्रॉब्लम थी आपके पास टाइम लैग की। ठीक है, प्रेजेंट टाइम पे तो ऐसा बहुत कम है। और आपके 99% आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें क्या लगा होता है? कैपेसिटर लगा होता है। उनकी डिजाइन अलग हो सकती है ना। ठीक है, तो एक इमेज देखते हैं ताकि उसको समझ आए आपको कि किस किस तरह से आपके कैपेसिटर्स होते हैं और डिटेल से कैपेसिटर के बारे में और जानते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आपको इमेज दिख रही है कैपेसिटर्स की, है ना, इन सभी के आपके पास कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर आपने कॉमन देखा होता है क्योंकि मैक्सिमम जगह पर इसी तरह का सर आपका सेल, सॉरी जो भी इंस्ट्रूमेंट है जैसे फैन कूलर वगैरह ये आपको बाहर ही दिख जाता है। तो ये काफी कॉमन कैपेसिटर है जो आप देखते हो और जिसको आप कंडेंसर भी कहते हो ना। बाकी ये जो छोटे छोटे अलग अलग टाइप की डिजाइन दिख रही है इनकी, ये सभी आपके पास क्या है? कैपेसिटर्स ही है। ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू सिस्टम कि आपको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, या मान लो साइज की रिक्वायरमेंट आपके पास डिवाइस की साइज छोटी है बड़ी, उसके अकॉर्डिंग कैपेसिटर्स यूज किए जाते हैं। ठीक है ना। तो ये क्यों यूज किए जाते हैं? तो किस लिए आपके पास लिखा हुआ है कि इंस्टेंटेनियस सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, यानी कि जिस इंस्टेंट पे आपको एनर्जी है उस इंस्टेंट पे आपको एनर्जी मिल जाती है। ठीक है ना। तो आप ये डिवाइस काफी कॉमन है, ये तो दिखने को मिलता है। बाकी जो छोटे छोटे डिवाइस दिख रहे हैं आपको ये भी कैपेसिटर्स ही है ना। तो आपके कभी अगर लैपटॉप या मोबाइल होगा तो मोबाइल चार्जर वगैरह या मोबाइल के जो अंदर जो सेमीकंडक्टर प्लेट होती है ग्रीन कलर की, उसके अंदर क्या होगा आपके पास? ऐसे आपको ये छोटे छोटे डिवाइस दिख जाएंगे, ये कैपेसिटर्स। ठीक है ना, ये कैपेसिटर ही होते हैं जो लगे होते हैं ना। तो आपके पास जो आज प्रेजेंट टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक्स चलती है पूरी, मोबाइल लैपटॉप्स वगैरह हो गए, कंप्यूटर हो गए, सीपीयू हो गए, सभी में कैपेसिटर्स लगे होते हैं क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या है? हमेशा रहती है आपके पास। ठीक है ना। तो ये बेसिक डेफिनेशन है कैपेसिटर्स की। अब और डिस्कस करते हैं कि कैपेसिटर क्या होता है बेसिकली। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर कह रखा है कि एनर्जी, तो दूसरी बात आती है आपके पास कि कैपेसिटर के पास एनर्जी तो है, इंस्टेंटेनियस सोर्स ऑफ एनर्जी तो है, पर कौन सी एनर्जी होती है इसमें? ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ध्यान रखें, कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, या जिसको अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कह सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है कि जो आपका कैपेसिटर है ये एनर्जी को स्टोर करता है, किस फॉर्म में करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में करता है। ठीक है ना, या जिसको आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। एक मिसकंसेप्शन होता है कि जो आपका कैपेसिटर है चार्ज को स्टोर करता है ना, स्टोर्स चार्ज। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, आपके पास रॉन्ग है। कैपेसिटर कभी भी चार्ज को स्टोर नहीं करता, वो चार्ज को होल्ड करता है, उसकी वजह से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में ही स्टोर होती है आपके पास। तो इसका इसका भी ध्यान रखें कि कैपेसिटर कभी भी चार्ज आपका स्टोर नहीं करता है। ठीक, तो अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एनर्जी इसको स्टोर कैसे करता है, कि किस तरीके से आपका कैपेसिटर इस एनर्जी को बाउंड कर देता है? तो यहाँ देखो इसको समझते हैं सिंपल तरीके से कि मान लीजिए आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है। ठीक है ना, ये क्या आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है, सपोज करिए। ठीक है, सॉलिड स्फीयर। ठीक, अगर ये सॉलिड स्फीयर है और इसके सरफेस पे मान लीजिए आपके पास कोई भी क्यू चार्ज है। ठीक है, तो अपन प्रॉपर्टी पढ़ते हैं किसकी? कंडक्टर्स की, कि अगर ये आपके पास कंडक्टर है तो जो सारा का सारा चार्ज है आपके पास वो आपको सरफेस पे मिलता है। ठीक है ना, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि पूरा का पूरा चार्ज कहाँ पर है? इस सरफेस में मिलता है। ठीक है ना। तो और यहाँ से जो इसकी एनर्जी होती है जिसको आप सेल्फ एनर्जी कहते हो। ठीक है, सेल्फ एनर्जी। ठीक है, के क्यू स्क्वायर बाय 2 आर, ये आपके पास सेल्फ एनर्जी आती थी, सॉरी, के क्यू स्क्वायर बाय 2 आर। तब ये एनर्जी है। ठीक है, आई कहाँ से आपके पास? तो यानी कि जब भी इसको आप कोई भी चार्ज क्यू सप्लाई कर रहे हो तो फिक्स है, ऐसे कहते हैं पर इसमें एनर्जी आती है कि इस चार्ज को कहीं ना कहीं से लाके इसके पास या इस कंडक्टिंग स्फीयर के पास पहुंचाया जाता है। ठीक है ना, तो जैसे ही जो वर्क होता है वो एज एनर्जी स्टोर हो जाता है, या बोल दीजिए जब ये कंडक्टर बनता है आपके पास सॉलिड स्फीयर बनता है, इसमें चार्ज क्यू है, तो ऐसा स्फीयर बनाने के लिए जो आपका नेट वर्क आता है
वो एज एनर्जी स्टोर हो जाता है, और वो कितना होता है के क्यू स्क्वायर बाई 2 आर। अगर नॉन कंडक्टर होता तो आपको अंदर भी एनर्जी मिलती। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर ये सॉलिड स्फीयर है और इसके पास चार्ज क्या है सरफेस पे, तो जो एनर्जी लिखी के क्यू स्क्वायर बाई 2 आर, ये कहाँ से कहाँ तक मिलेगी आपको? ये मिलती है आपको जीरो से लेके या इसकी रेडियस से आपके पास, है ना, इस डायरेक्शन में एनर्जी आपके पास मिलेगी। हर डायरेक्शन में एनर्जी निकलती है आपके पास ऐसे। ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यानी कि जो एनर्जी दिख रही है के क्यू स्क्वायर बाई 2 आर, ये एनर्जी आपको कहाँ से कहाँ मिलती थी? आर से इनफाइनाइट तक, यानी कि सरफेस से इनफाइनाइट तक, यानी काफी ज्यादा दूर। तो इनफाइनाइट कैसे डिफाइन करते थे भाई? जो चार्ज आप इसको दे रहे हो उसको इनफाइनाइट से इसके पास लेके आते हैं। तो ये जो एनर्जी इसके पास, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, वही एनर्जी आपके पास ये कहाँ से क्या मिलता था आपको? आर से इनफाइनाइट तक मिलता था। ठीक। तो अब ये एनर्जी है, इसी को आपको स्टोर करना है। तो इसको देखोगे आप तो ये तो ओपन है ना। और ये एनर्जी क्या है? पूरी तरह से बाहर बिखरी हुई है आपके पास, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड है। और कहाँ से? आर से इनफाइनाइट। तो कैपेसिटर के डेफिनेशन में लिखा है कि सोर्स ऑफ एनर्जी है, और एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस एनर्जी को बाउंड कैसे करें? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है। ठीक है। तो मान लीजिए इस सिस्टम को अगर आपको बाउंड करना है ना, और यहाँ से मान लीजिए एक और डायग्राम बनाए, सपोज करें एक तो ये हो गया आपके पास, और एक इस तरह से दो स्फेयर ले लिया अपन ने। ठीक है ना। इस पे चार्ज मान लीजिए कितना है? प्लस का क्यू। तो इंडक्शन की वजह से क्या होता है? इस पे माइनस क्यू चार्ज आ जाता है। ठीक है ना। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी आपके पास, ये जो दिख रही है यहाँ पर, ये तो आपके पास पहला स्फीयर हो गया सॉलिड, और ये होलो है आपके पास। ठीक है। यहाँ पे कोई मेटल नहीं है, तो यानी कि लाइंस क्या होती थी? इस तरीके से आपके पास बाहर की ओर जाएंगी, और इस सरफेस पे टर्मिनेट हो जाएंगी, यानी कि प्लस क्यू से तो निकलती है और माइनस क्यू पे क्या होगी? टर्मिनेट हो जाएगी। ये ध्यान रखें, होलो है सॉलिड आपका, ये पोर्शन है। ठीक है ना। तो क्या किया आपने? इस एनर्जी को बाउंड कर लिया, है ना। तो अब ये एनर्जी बाउंड होगी, तो इस एनर्जी का यूज किया जाता है आपके पास इंस्ट्रूमेंट में। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि जो एनर्जी मिल रही है आपके पास, यानी कि दो कंडक्टर है। पहला कंडक्टर तो ये हो गया, ठीक है ना, ये तो हो गया आपके पास पहला कंडक्टर, और ये हो गया दूसरा कंडक्टर। ठीक है। तो दो कंडक्टर से मिलके आपका कैपेसिटर बनता है, यानी कि ये तो पता चल गया कि मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है? दो कंडक्टर, क्योंकि एक से एनर्जी निकलेगी, दूसरे उस एनर्जी को कहीं ना कहीं तो स्टोर करने के लिए या कोई ना कोई सिस्टम बनाएगा जिसमें एनर्जी वहां पर मिल जाए आपको। तो इसकी एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, एनी टू कंडक्टर्स। ठीक है। किसी भी शेप और साइज के हो सकते हैं, ऐसा नहीं जो अपन यहाँ पर बना रखा है। एनी टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय बाय मीडियम, या आप क्या कह सकते हो? वैक्यूम। ठीक है। मीडियम का मतलब यानी कि पहला जो स्फीयर है आपके पास, और दूसरा ये दिख रहा है बाहर आपको, शेल दिख रहा है, कंडक्टिंग स्फीयर बोल दीजिए, पर होलो टाइप का, यानी कि यहाँ पे कोई मेटल नहीं है ना। तो ये है, इनके बीच में आपके पास हो सकता है कि कुछ मटेरियल भरा हो, जिसको अपन डाइइलेक्ट्रिक कहेंगे आगे जाके, है ना। या वैक्यूम, यानी कि खाली हो बिल्कुल। तो क्या? एनी टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय मीडियम और वैक्यूम फॉर्म्स अ डिवाइस कॉल्ड कंडक्टर, सॉरी कैपेसिटर। ठीक है। तो इसको भी अपन क्या कहते हैं? कैपेसिटर। तो अगर आपके पास डेफिनेशन आती है कि डिफाइन कैपेसिटर, तो आप सबसे पहले लाइन तो क्या लिखो? कैपेसिटर इज अ सोर्स ऑफ इंस्टेंटेनियस एनर्जी, सोर्स ऑफ इंस्टेंटेनियस एनर्जी, एंड इट स्टोर्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो दूसरी लिखी। तो तीनों स्टेटमेंट आप लिख सकते हो एक साथ ही। और तीसरा क्या? एनी टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय अ मीडियम और वैक्यूम फॉर्म अ डिवाइस कॉल्ड कैपेसिटर। ठीक है। तो एनर्जी स्टोर कैसे करता है इसकी भी चर्चा करेंगे। बेसिक आइडिया आपको लगा होगा कि यहाँ पर अगर कोई चार्ज इसके पास, तो फील्ड लाइंस प्लस से निकलती है और माइनस पे टर्मिनेट होती है, इतना तो पता ही होगा, है ना। अगर आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो क्या होता है? यहाँ से तो फील्ड लाइन निकलती है आपके पास, और नेगेटिव चार्ज पे क्या होती है? टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है। इस तरीके से जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक। तो ये बेसिक बेसिक कुछ है। और किस तरीके से काम करता है कैपेसिटर, है ना, तो इसकी डिटेल से डिस्कशन भी लेंगे अपन। तो कैपेसिटर की जो वर्किंग है, सिंपल कि आपका कैपेसिटर है जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, वो किस तरीके से प्रोवाइड करता है, इसकी बात करते हैं। ठीक है क्या? तो आपको यहाँ पे एक सिस्टम दिख रहा होगा, जिसमें क्या आपके पास एक बैटरी है, एक कैपेसिटर है, और एक मोटर है जिसपे कोई वेट हिंज है आपके पास। तो आपका जो कैपेसिटर है एक तरह से बैटरी की तरह ही होता है, जैसे इसमें पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होते हैं, उसी तरह से कैपेसिटर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं आपके पास। ठीक है ना। ये आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव, और इसी तरह से कैपेसिटर में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स। ठीक। तो जैसे आपको ये सर्किट दे रखा है ना, यहाँ पर कंप्लीट। तो जैसे ही आपको ये स्विच भी यहाँ पर, ठीक है, आप जिससे कनेक्शंस को चेंज कर सकते हो।
तो सपोज करिए जैसे आपके पास स्टार्टिंग में ये जो स्विच है, इसको अपन किसे जोड़ देते हैं, इस बैटरी के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा आपके पास, अब देखो जैसे बैटरी से स्विच जुड़ा है, यहाँ से चार्ज बाहर निकलेगा और कैपेसिटर को बाहर निकाल लिया। तो नॉर्मल ऑपरेशन की बात करें, यहाँ से चार्ज आपके पास आ रहा है मूव करता हुआ और इस मोटर के पास ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो जैसे इसके पास एनर्जी मिलती है, ये रोटेट करना शुरू कर देता है और आपका वेट धीरे धीरे लिफ्ट हो रहा है। ठीक है, और बाकी चार्ज वापस सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। अब जैसे कैपेसिटर जोड़ते हैं तो होता क्या है, आप देखिए जैसे आपने कैपेसिटर को जोड़ा है वापस इसी टर्मिनल्स के बीच में, है ना, और स्विच को अब आपने किसके साथ कनेक्ट कर दिया, बैटरी के साथ। ठीक है, ये इसका पॉजिटिव मतलब हाई टर्मिनल और लो टर्मिनल, दो प्लेट है आपके पास। जैसे स्टार्टिंग में बताया था अपन ने कि दो कंडक्टिंग प्लेट्स होती है, उनके बीच का जो मीडियम है, यहाँ पे मीडियम भी हो सकता है, वैक्यूम भी हो सकती है, तो मैक्सिमम मीडियम लेते हैं अपन, है ना। तो जैसे ही आप इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करोगे आप, तो यहाँ पर जो आपके पास है स्विच क्लोज करके कुछ चार्ज दिख रहे होंगे यहाँ पे नॉर्मल केस में। ठीक, तो जैसे आप स्विच को इसके साथ अटैच करें बैटरी से, तो होगा क्या कि यहाँ से चार्ज निकलना शुरू हो जाएगा आपके पास, कहाँ से, बैटरी से, और किसके पास पहुंचेंगे, आपके पास इस कैपेसिटर के पास पहुंचेंगे। ठीक है ना, तो जैसे स्विच क्लोज करें, कुछ चार्जेस तो हैं आपके पास, स्विच क्लोज करते हैं आपके पास चार्ज यहाँ से इस कंडक्टिंग प्लेट पे जाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और जैसे इस कंडक्टिंग प्लेट पे जाएगा तो इंडक्शन के कारण उतना ही चार्ज इधर दूसरी प्लेट पे भी जनरेट होगा। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपके पास कैपेसिटर चार्ज हो रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, दोनों तरफ क्या हो रहा है, आपके पास चार्जेस की वैल्यू बढ़ती जा रही है और कैपेसिटर क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है आपके पास। जैसे कैपेसिटर चार्ज होता है आपके पास, ठीक है ना, सर्किट कंप्लीट, कैपेसिटर मान लिया आपका फुली चार्ज हो चुका है। अब तो फुली चार्ज होने के बाद स्विच को चेंज कर दिया अपन ने, तो जैसे स्विच को चेंज करोगे आप, है ना, कैपेसिटर की दोनों प्लेटें आपके पास इस तरह समझिए, कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया और जैसे कनेक्ट किया तो यहाँ तेजी से क्या होता है, इस चार्ज के इस मोटर के पास तेजी से चार्ज फ्लो करता है, और चार्ज फ्लो करता है तो आपका वेट है, इसकी लिफ्टिंग कैपेबिलिटी भी क्या होती है ना। तो अब आपके पास हुआ क्या बेसिकली, तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा चार्ज था, ये इस तरह समझिए, जो चार्ज है बेसिकली जो फ्लो कर रहा है, एक तरह से एनर्जी का फ्लो होता है आपके पास। चार्ज न्यू मान सकते हो आप, एक एनर्जी करियर्स की तरह काम करते हैं, जो एनर्जी लेके उस सिस्टम के पास जा रही है, क्योंकि बिना एनर्जी के आपके पास कोई भी सिस्टम काम नहीं करता। तो चार्जेस को अपन कह सकते हैं कि बेसिकली एक तरह से एनर्जी करियर्स, जो एनर्जी जनरेट हो रही है उसको दूसरी ऑब्जेक्ट के पास, है ना। ठीक, तो धीरे धीरे क्या हो, जैसे एनर्जी बाहर जा रही है आपके, उस कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका कैपेसिटर बेसिक वर्क करता है। ठीक, तो यहाँ पे जो वर्किंग देखी थी आपके पास कि कैपेसिटर किससे काम करता है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज कैपेसिटर के बारे में कि दो आइसोलेटेड कंडक्टर्स होते हैं आपके पास, फिर उनको कनेक्शन किए जाते हैं। ठीक है ना, तो जनरली ये लाइन लिखी होती है आपके पास किसी भी कैपेसिटर के लिए, अ कैपेसिटर हैज अ चार्ज, अ कैपेसिटर हैज चार्ज क्यू। ठीक है, तो इस लाइन का क्या मीनिंग निकलता है आपके पास, जैसे लिख दिया कि कैपेसिटर है, उसके पास कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। तो अभी जस्ट ध्यान रखें कि आपके पास कैपेसिटर्स बेसिकली किसी भी शेप और साइज के हो सकते हैं, अभी जनरल समझने के लिए बात करें, है ना। मान लीजिए आपके पास ये दो आइसोलेटेड कंडक्टर्स हैं और इस पे जैसे कहा कि चार्ज क्यू है, तो एक प्लेट पे आपके पास क्या होगा, चार्ज क्यू होगा, तो दूसरी प्लेट पे क्या होगा आपके पास, माइनस क्यू होगा। ठीक है ना, क्यों होगा, क्योंकि कंडक्टर्स आपके पास क्या होते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस होते हैं। तो अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो हर जगह पर जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो सेम रहनी चाहिए। ठीक, तो इस चीज का ध्यान रखें कि आपके पास ऐसे लिखा हो हमेशा न्यूमेरिकल कैपेसिटर हैज अ चार्ज क्यू। तो इसका ये मतलब नहीं कि टोटल चार्ज क्यू है आपके पास, एक प्लेट पे चार्ज होगा प्लस तो उतना ही दूसरे पे क्या होगा, माइनस। और इसका रीजन भी अभी डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों जनरेट होता है। तो एक ही और लाइन ध्यान रखनी है आपको कैपेसिटर के केस में। और देखिए कैपेसिटर्स में बेसिक बेसिक और आगे चल डिस्कशन लेते हैं आपके पास, यहाँ पर साइज को लेके शेप को लेके कंफ्यूजन ना हो। कैपेसिटर आपका पैरेलल प्लेट जैसा भी होता है ना, यानी कि प्लेट्स की तरह भी होता है, स्फेरिकल भी होते हैं कैपेसिटर आपके पास, और सिलेंड्रिकल भी कैपेसिटर्स मिलेंगे आपको। ठीक है ना, ठीक, तो मेन तो आपका जो होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कोर्स का 90% आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे डिपेंड रहता है और इसी की स्टडी अपने को करनी पड़ती है। तो यहाँ से मान लिया आपके पास कोई भी कंडक्टर कंडक्टर उनके बीच में पोटेंशियल वी है, तो एक और वर्ड जो डिफाइन किया जाता है कैपेसिटर में वो होता है कैपेसिटेंस। ठीक है ना, कैपेसिटेंस, इसको डिस्कस करते हैं, इसका स्टेटमेंट क्या है आपके पास और मैथमेटिकल फॉर्मेट क्या है। ठीक है, और फिर इसको कैपेसिटर में कैसे कनेक्ट किया जाता है, कैसे रिलेटेड किया जाता है, इस चीज की डिस्कशन होगी आपके पास।
तो सबसे पहले कैपेसिटेंस की बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन समझे। तो कैपेसिटेंस क्या होता है कि कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज, टू होल्ड चार्ज, यानी कि चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी। ठीक है, टू होल्ड चार्ज एट गिवन पोटेंशियल। ठीक है, ये होता है आपके पास बेसिकली क्या, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन है ना। और इसका क्या सेंस होता है, जैसे यहाँ पे होल्ड चार्ज, किस तरह से चार्ज को होल्ड करके रखता है। उसी तरह से ध्यान रखें कि जैसे स्टार्टिंग में कहा कि कैपेसिटर आपका चार्ज को होल्ड करता है, ना कि स्टोर करता है। स्टोर वर्ड से दूर, ठीक है ना, क्योंकि स्टोर होता है आपके पास, क्या होती है, एनर्जी स्टोर होती है, ना कि चार्ज स्टोर होता है। तो कैपेसिटेंस बेसिकली क्या है, कैपेसिटी टू होल्ड चार्जेस एट अ गिवन पोटेंशियल, जब आपको कोई दो कंडक्टर का सिस्टम दे रखा है ना। और इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो होती है आपके पास, यानी कि कैपेसिटेंस को मैथमेटिकली कैसे समझाया जाता है, या इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है। मैथमेटिकली आपका जो कैपेसिटेंस है, इसके साथ रिलेशन दिया जाता है Q बराबर सी वी। क्यू तो आपका चार्ज हो गया कैपेसिटर का, और वी क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि आपके पास दो कंडक्टर्स हैं, दो प्लेट्स होती हैं, या दो कुछ भी हो सकते हैं अलग अलग शेप के। ठीक है ना, तो उनके बीच का ये डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये लिया जाता है। और क्यू क्या चार्ज है, चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो अभी जस्ट बताया कि चार्ज ऑन कैपेसिटर का मतलब क्या है, इस क्यू को दे रखी है, जो वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब एक प्लेट पे तो आपके पास क्या होगा, प्लस क्यू, दूसरे पे माइनस क्यू। ठीक है, ये हो गया आपका चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो ये जो सी वर्ड आ रहा है, इसी को कहते हैं अपन कैपेसिटेंस। यानी कि यहाँ से सी की वैल्यू निकाले अपन, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, क्यू बाई वी। सी इज इक्वल टू कितना हो गया, क्यू बाई वी। ठीक है, ये ठीक। तो ये होता है आपके पास किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, जहाँ पे क्यू तो क्या है, चार्ज कैपेसिटर प्लेट्स पे, और या दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स पे, और वी होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इसकी यूनिट्स की बात करें एक बार, इसकी यूनिट क्या होगी आपके पास, क्यू का मतलब होता है कुलाम, और वोल्ट तो आपके पास मान लीजिए वोल्ट ही लिख लेते हैं ना, कुलाम पर वोल्ट। हालांकि वोल्ट की अगर आप चाहे तो कैसे निकाल सकते हो, इसकी भी यूनिट होती है आपके पास, है ना, तो उसको भी चर्चा करेंगे। तो सिंपल अभी कैपेसिटेंस को देखिए, आपके पास चार्ज का मतलब कुलाम, तो कुलाम पर वोल्ट इसको कहा जाता है फेरेड। ठीक है ना, 1 फेरेड। तो ये फेरेड इसकी यूनिट है, किसकी, कैपेसिटेंस की। ठीक है ना, 1 फेरेड बराबर 1 कूलाम पर वोल्ट। और 1 फेरेड जो कैपेसिटेंस मिलता है, ये काफी ज्यादा होती है आपके पास, वेरी लार्ज। ठीक है, वेरी लार्ज। तो नॉर्मल केस में आपको 1 फेरेड कैपेसिटेंस की वैल्यूज न्यूमेरिकल्स में, या जो भी आपको डेटा गिवन होगा उसमें कभी नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि 1 फेरेड आपके पास जो होता है बेसिकली, अगर केमिस्ट्री में जो बताया जाता है आपके पास 96500 कूलाम, तो काफी ज्यादा बड़ी वैल्यू होती है, तो आपको फेरेड कभी नहीं मिलेगा। तो ये जो आपको यूनिट्स मिलेंगी यहाँ पर जनरली, वो किस टर्म में मिलेंगी, माइक्रो फेरेड। ठीक है ना, यानी कि 10 की पावर -6, है ना, जैसे कि अपन म्यू सी लिखते हैं इसको, सॉरी म्यू एफ। ठीक है, पिको फेरेड, माइक्रो फेरेड, इस तरीके से। ठीक है, 1 फेरेड आपकी जो कैपेसिटेंस है, वो बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि आपको मिलते हैं ना। तो माइक्रो फेरेड इस तरीके से आपको कैपेसिटेंस मिलेगी, ठीक है, किसी भी कैपेसिटर की। और ये इसकी एसआई यूनिट है, ध्यान रखें, क्या है, फेरेड। और 1 फेरेड किसके बराबर, कूलाम पर वोल्ट के। ठीक। तो अब जो ये कैपेसिटेंस आ रहा है आपके पास, जैसे सिंपल बोलते हैं कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज एट अ गिवन पोटेंशियल। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है क्यू बाई सी। ठीक है ना, और एक और इम्पोर्टेंट चीज, क्या आपका जो कैपेसिटेंस है, तो क्यू बाई सी है फॉर्मूला, तो पर ये इस पर इंडिपेंडेंट रहता है। तो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो आपके पास सी है ना, ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑन क्यू, यानी कि क्यू पे भी डिपेंड नहीं करता, एंड बी पोटेंशियल, इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है ना, जैसे आपके पास ओम्स लॉ होता है कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी में, तो ओम्स लॉ क्या कहता है आपके पास, तो V इज इक्वल टू आई आर, ये रिलेशन सभी पढ़ते हैं, है ना। आर क्या होता है, रेजिस्टेंस, तो आर की वैल्यू आप लिखते हो V बटे आई यहाँ से। पर जैसे रेजिस्टेंस ना तो इस वोल्टेज पे डिपेंड करता, ना ही करंट पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपके मटेरियल पर, कि उसकी शेप कैसी है, ज्योमेट्री कैसी है, उस तरीके से, है ना। तो इसको जनरली किस पे डिपेंड करता है, ये ज्योमेट्री आपके पास, उस सिस्टम की ज्योमेट्री कैसी, यानी कि किस शेप का है वो आपके पास, है ना, उसके डायमेंशंस की या शेप की बात कर सकते हैं अपन, इस पे डिपेंड करता है।
ठीक है, फॉर्मूले में चाहे आपके पास आर है यानी कि रेजिस्टेंस, पर ये क्या होता है ना तो वी पे डिपेंड करता है ना ही आई पर। उसी तरह से यहाँ पर जो सी बराबर क्यू बाई वी है, तो ये सी ना तो क्यू पे डिपेंड करता है ना ही वी पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, ये एक तरह से देखा जाए तो जो आपका कैपेसिटेंस है किसकी प्रॉपर्टी होगी, आपके पास ज्योमेट्री होगी, यानी कि डायमेंशंस की बात करें या शेप कह सकते हो आप, है ना, कि आपके पास जो जिस चीज से कैपेसिटर बना रखा है उसके डायमेंशंस कैसे हैं या उसकी ज्योमेट्री कैसी है। ठीक है ना, इनकी शेप और साइज की बात करें तो उसकी ज्योमेट्री किस टाइप की, इस पर डिपेंड करता है, ना कि क्यू और वी पर। क्यों करता है ऐसा, इसको भी देख लेते हैं, है ना। जैसे इसकी डेफिनेशन क्या है कि मान लीजिए कोई भी कंडक्टर है आपके पास, ठीक है, सपोज करिए कंडक्टर है आपके पास और इसका कोई पोटेंशियल वी है और वी पोटेंशियल पे इसने क्यू चार्ज को होल्ड करके रखा है सपोज करिए, तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, क्यू बाई वी। ठीक है, अब मान लीजिए आपको कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो अगर आप पोटेंशियल को सेम रहने दें और मान लीजिए यहाँ पर क्यू की जगह मान लीजिए टू क्यू चार्ज ये होल्ड कर लेता है, कितना होल्ड कर लेता है, टू क्यू चार्ज, तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। पर जब टू क्यू चार्ज होल्ड करेगा आपके पास तो टू क्यू को होल्ड करने के लिए आपको इसमें कोई ना कोई डायमेंशन या कोई ना कोई वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, है ना, तो इसकी शेप और साइज में चेंजेस आएंगे। ठीक, तो इस तरीके से कैपेसिटेंस बढ़ सकता है। तो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहती है कि पोटेंशियल को तो क्या करें अपन, मेंटेन करें और चार्ज को इंक्रीज करें, या हो सकता है कि चार्ज को मेंटेन करें पोटेंशियल को डिक्रीज करें, तब जाके आपका कैपेसिटेंस सिस्टम के अकॉर्डिंग एक चीज को कांस्टेंट रखने पर हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि एक को बदल रहे दूसरे पे भी चेंजेस आ रहे हैं, है ना, क्योंकि जो आपका कैपेसिटेंस है मेन डायमेंशन या ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, जो जिस चीज का आपका कैपेसिटेंस बना होता है। दूसरा मैंने कहा था मीडियम भी होता है इसके अंदर, तो आगे जाके उसको मीडियम पे भी चर्चा करेंगे कि मीडियम का भी कैपेसिटेंस पे फर्क पड़ता है। यहाँ पर मीडियम को अपन डाइलेक्ट्रिक कहेंगे, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रिलेटिव परमिटिविटी आती थी, उसी तरह से आपके पास ये डाइलेक्ट्रिक आता है और उसी को आप, जो रिलेटिव परमिटिविटी है उसका ही दूसरा नाम डाइलेक्ट्रिक होता है। ठीक है ना, जो आप उसमें पढ़ते हो। ठीक है, तो ये मीडियम पे भी डिपेंड करेगा। अब अपना बेसिक क्राइटेरिया क्या है कि इस जो डेफिनेशन है, किसी भी पोटेंशियल क्यू पर, सॉरी किसी भी पोटेंशियल वी पर इसने क्यू चार्ज को होल्ड रखा है, अगर इसको टू क्यू कर दे अपन चार्ज को और इसको चेंज ना होने दें तो आपका फिर भी कैपेसिटेंस बढ़ सकता है। ठीक है, लेकिन अब बात करें आगे थोड़ी सी और समझते इसको क्लियरिटी से कि आप पोटेंशियल को कैसे चेंज कर सकते हो और क्यू को कैसे चेंज कर सकते हो। तो सपोज करिए जैसे आपके पास यहाँ पर मान लीजिए कंडक्टर है, ठीक है, और इसके पास आपने एक और कंडक्टर रख रखा है। ठीक है, दो कंडक्टर ले लिया आपने, सपोज करिए इस कंडक्टर पे आपके पास प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और ये आपका न्यूट्रल है। ठीक है ना, क्या ये न्यूट्रल, और न्यूट्रल का मतलब नेट चार्ज जीरो, नेट चार्ज, जो आपके पास ये कंडक्टर है इस पे नेट चार्ज कितना है, जीरो है। ध्यान रखना न्यूट्रल वर्ड का ये मतलब नहीं होता कि इस पे कोई चार्ज नहीं है, इसका नेट चार्ज यानी कि टोटल चार्ज जीरो है। इसका मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे आपके पास उतने क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे। ठीक है ना, जितने पॉजिटिव होंगे उतने क्या होंगे, नेगेटिव, तो नेट चार्ज जीरो रहता है आपके पास। ऐसे नहीं कह सकते आप कि भाई आपके पास न्यूट्रल है तो इस पे कोई चार्ज नहीं है, जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे। तो जैसे ही आपके पास इसमें प्लस क्यू चार्ज है, और प्लस क्या जानते हैं अपन जो प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, तो आपको चार्ज कहाँ मिलता है, इसके सरफेस पे मिलता है सारा का सारा चार्ज। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, तो ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर रोटेट करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास इस न्यूट्रल कंडक्टर में नेगेटिव चार्ज आपका इधर आ जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज है रिपल्शन के कारण इधर कलेक्ट हो जाएगा आपके पास। ठीक है ना, इस तरीके से। ठीक, अब देखें मान लीजिए जब ये ओनली आइसोलेटेड था तो इसकी रेडियस क्या है आपके पास, सपोज करिए आर है। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है आर, तो इसका जो पोटेंशियल होता है वो क्या लिखा जाता है, के क्यू बाई आर। ठीक है, ये लिखा जाता है के क्यू बाई आर। जब किस केस में ये आइसोलेटेड है यानी कि सिंगल है। ठीक है, आइसोलेटेड यानी कि इसके पास में आपने कोई भी ये कंडक्टर नहीं रखा, न्यूट्रल जो दे रखा है। लेकिन जैसे अब देखो आप इसके पास क्या करते हो, एक न्यूट्रल कंडक्टर रखते हो। ठीक है, तो क्या होगा, इस न्यूट्रल कंडक्टिव से नेगेटिव चार्ज इधर कलेक्ट हो जाएगा, किसकी वजह से, अट्रैक्शन के कारण, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, जिसको अपन इंड्यूस मेथड कहते हैं चार्जिंग का। तो नेगेटिव इधर आ गया, पॉजिटिव इधर आ गया, तो इस वाले पर आपको पोटेंशियल लिखना है, मान लीजिए इस वाले स्फीयर के लिए। तो जो नया पोटेंशियल है वो कैसे लिखा जाएगा, वी नेट। ठीक है, पहला तो सेल्फ है इसी, उसको वी लिख रखा है प्लस, वी किसके कारण, माइनस क्यू चार्ज की वजह से, और उतना ही प्लस क्यू चार्ज की वजह से। ठीक है, अगर ये क्यू है माइनस का तो ये भी बराबर ही आपके पास प्लस क्यू। ठीक है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल लेना है आपके पास, किसको, इस कंडक्टर को। तो यहाँ पर वी
अब देखो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे जब अपने पास के क्यू बाई आर होती है वैल्यू, तो ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसको साइन के साथ यूज किया जाता है, तो माइनस का के क्यू बाई आर वन, सपोज करिए इससे आर वन दूरी पर है, प्लस पॉजिटिव चार्ज की वजह से के क्यू बाई आर टू। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए आर टू दूरी पर है, तो आपके पास ये दिख रहा होगा कि आर वन ज्यादा है किससे, सॉरी आर वन कम है आर टू से, तो आर टू की वैल्यू है आपके पास यहाँ पर ज्यादा होगी आप किसके लिए, आर वन से। तो इसका मतलब ये जो टर्म दिख रही है आपको इधर वाली, ये ज्यादा होगी किससे, इस वाले से। इसका जो भी रिजल्ट आएगा तो नेगेटिव आएगा, तो बी माइनस माइनस के कारण जो भी पोटेंशियल होता है, सपोज कर इसको बी डैश लिख देते हैं, ये कुछ ना कुछ तो न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी आपको। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ कि इस वाले कंडक्टर पे अभी भी चार्ज प्लस क्यू, इसमें तो कोई चेंज आया ही नहीं, है ना। जब अपन इसको नॉर्मल जब आइसोलेटेड था तो क्यू चार्ज था, पोटेंशियल ये था, इसके पास न्यूट्रल कंडक्टर रख दिया, तब भी अभी इस वाले कंडक्टर पे कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, लेकिन इसका पोटेंशियल आपके पास वो डिक्रीज हो चुका है, यानी कि वी नेट जो आ रहा है, नया पोटेंशियल आ रहा है आपके पास, वो लेस देन है कौन से पुराने वाले से। ठीक है, तो यानी कि पोटेंशियल कम हो गया, फिर भी चार्ज आपके पास सेम है, यानी कि इसका कैपेसिटेंस बढ़ गया, ये कह सकते हैं अपन इस तरीके से, है ना। दूसरा ठीक है, ये तो हो गई बात, लेकिन एनर्जी को कन्फाइन कैसे करें। यहाँ पे प्लस चार्ज है तो इसकी एनर्जी होगी हर डायरेक्शन में फैली होगी जैसे ऊपर बनाया था, तो उस एनर्जी को भी कन्फाइन करना अपने को, और एनर्जी कौन सी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टर्म में होती है। तो इसको समझने के लिए देखो एक और मॉडिफिकेशन किया गया, कि जैसे आपके पास मान लीजिए प्लेट्स होती हैं, ठीक है ना, और प्लेट्स को फ्रंट व्यू देखे तो आपको इस तरह से लाइन दिखाई देती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हो आप प्लेट्स, ठीक है, तो कौन सी प्लेट, इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेट्स, है ना। इस पे मान लीजिए चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, और ये चार्ज डेंसिटी कितनी है, माइनस सिग्मा। तो सिग्मा बेसिकली क्या कहते हैं इसको, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या कहते हो आप, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना, जो आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये कैसी है आपके पास, इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेट्स, है ना, इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेट्स। ठीक है, तो आपके पास सिग्मा चार्ज डेंसिटी, और इनका एरिया मान लीजिए आपके पास कितना है, ए है, क्रॉस सेक्शन एरिया या प्लेट का एरिया कितना है, ए है आपके पास प्लेट एरिया। ठीक, तो यहाँ से आप सिग्मा की वैल्यू क्या लिखोगे, ठीक है, तो सिग्मा होता है, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा, ये होता है चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया इस तरीके से लिखा होता है। तो अगर आपको चार्ज डेंसिटी गिवन है और इनका एरिया गिवन है, तो आप चार्जेस निकाल सकते हैं इस पर, प्लस क्यू और माइनस क्यू। पर ये फिक्स है, जितना चार्ज इस प्लेट के पास होगा उतना ही चार्ज इस प्लेट के पास होगा, या इस तरह समझिए कि अपन ने दो प्लेटें ली, एक पर चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, एक पर चार्ज डेंसिटी कितनी है, माइनस सिग्मा, और दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। तो अब इनके बीच का सेपरेशन ले लेते हैं, मान लीजिए इनके बीच का सेपरेशन आपके पास डी है, ठीक है, इनके बीच का सेपरेशन कितना ले लिया अपन ने, डी। ठीक, तो अब क्या होगा, यहाँ पर बात करें तो इस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्लेट पे, यानी कि जो आप प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा जब दोनों प्लेट्स को पास पास लेके आ रहे हो, है ना, तो इन प्लेट पे क्या होता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और किस तरीके से होता है कि टोटल चार्ज का हाफ तो इधर आता है और उतना ही इधर आता है, जो अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीखते हैं कि अगर दो प्लेट दे रखी हैं तो उस पर चार्ज किस तरह से डिवाइड होता है, तो टोटल चार्ज का, टोटल चार्ज यानी कि इस पे प्लस सिग्मा है इस पे माइनस सिग्मा है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो। तो जीरो बटे दो आपको क्या मिलेगा, जीरो, यानी कि इधर भी आपके पास चार्ज कितना है, जीरो, और इधर भी चार्ज कितना है, जीरो। ठीक है, आप चाहे तो चार्ज निकाल सकते हो, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। ठीक है ना, तो ए प्लस क्यू है, और यहाँ से आप चाहे तो माइनस क्यू भी निकाल सकते हो, वो भी कितना रहेगा, सिग्मा इंटू ए। कहाँ से, इस वाले फॉर्मूले से, क्यू बराबर सिग्मा इंटू है। तो यानी कि जो अगर इधर चार्ज जीरो है, इस प्लेट पे चार्ज क्यू है, तो यानी कि चार्ज क्यू आपको किधर मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा प्लेट के अंदर की ओर। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तो जीरो है से, और नेट चार्ज किसके बराबर आना चाहिए, क्यू के बराबर, और यहाँ पे माइनस क्यू आना चाहिए, तो बाहर तो जीरो है तो अंदर कितना मिलेगा, माइनस का क्यू चार्ज मिलेगा आपको। ठीक है ना, इस तरीके से तो ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपके पास। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है आपके पास, वो किधर से किधर मूव करती हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, यानी कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इस तरीके से मूव करेंगी, इस प्लेट से इस प्लेट पे। ठीक है, तो एक तरीके से आपके पास यहाँ देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो आ रही है वो इसी रीजन के अंदर कन्फाइंड होगी, यानी कि क्योंकि बाहर तो चार्ज जीरो है तो बाहर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं, तो जो भी फील्ड होगा वो इसी के अंदर मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात होगी, क्योंकि कैपेसिटर के केस में आपको एनर्जी को होल्ड करना था, एनर्जी को एक रीजन में पैक करना था, तो यहाँ पर
जो आपके पास कैपेसिटर प्लेट्स ली, तो फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पे खत्म होती है इस तरीके से। तो एक तो ये फायदा हो गया कि आपकी एनर्जी फिक्स होगी। ये चार्ज जीरो, ये चार्ज जीरो, तो बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं। ठीक है ना। और अब मान लीजिए आप किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, मान लीजिए इस वाले पॉइंट पे ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं अपन। ठीक है ना। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि सिंपल प्लेट की वजह से जो आपके फील्ड पास फील्ड आता था, ठीक है ना, कितना आता था आपके पास, लॉन्ग इनफाइनाइट प्लेट होती थी, उसके लिए जो फील्ड आता था सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, ये लिखा जाता था, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो अब देखो इस वाले पॉइंट पे ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, है ना। और ये नेगेटिव चार्ज है, तो फील्ड भी इसके लिए भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो नेट फील्ड क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। तो नेट फील्ड आ गया आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया आपके पास। तो नेट फील्ड कितना आ गया अंदर, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक। तो इस तरीके से आपके पास दो चीजें हो गई, आपको फील्ड भी मिल रहा है, वो इस रीजन के अंदर कन्फाइंड हो गया, है ना। कि आपके पास जो एनर्जी है वो कहाँ है, इसी रीजन के बीच में फिक्स होगी जो अपने को चाहिए था। तो जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है आपके पास, सी बराबर क्यू अपॉन वी। ठीक है। तो यानी कि चार्ज और पोटेंशियल। अब पोटेंशियल कैसे निकालें, है ना, ये चीज निकालनी होती है अपने को। तो ये कुछ बेसिक है कि आपके पास किस तरह से एनर्जी को कन्फाइंड करें, कैसे करें, है ना। कि अगर आपके पास पोटेंशियल कम कर दे और चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी को सेम रखे तो कैपेसिटेंस बढ़ सकता है। और दूसरे तरीके से बात करें कि अगर मान लीजिए आपको करना क्या है कि कैपेसिटेंस को बढ़ाना है, ठीक है, तो यानी कि उसकी एनर्जी को कन्फाइंड करना पड़ेगा किसी एक रीजन के अंदर ताकि अपन उसको यूज कर सके। अगर एनर्जी ओपन होगी तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो डेफिनेशन आपके पास कैपेसिटेंस का और कैपेसिटर का ये होता है बेसिकली। ठीक है ना। और यहाँ से यूनिट बता सकते हैं। और यूनिट आपके पास है तो क्या कहोगे आप, फेरेड। और एक फेरेड किसके बराबर होता है, कूलाम पर वोल्ट के बराबर, और काफी ज्यादा बड़ी वैल्यू होती है, तो इसलिए आपको जो यहाँ पे नोटेशन मिलेंगे माइक्रो फेरेड के मिलेंगे या मिली फेरेड के मिलेंगे। सॉरी, ये मिली आपके पास है ना, माइक्रो नहीं, मिली फेरेड। ठीक है, यानी कि 10 की पावर -3। इस तरीके से पिको फेरेड भी होता है आपके पास, है ना। इस तरीके से आपको कैपेसिटेंस मिलेगी। तो दोनों डेफिनेशंस, कैपेसिटेंस और कैपेसिटर। ठीक है ना। और कैपेसिटेंस बेसिकली आपके पास ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी होती है। ठीक। तो जैसे ये भी कह रहे हैं कि ये कॉमन टर्म आती है, क्यों आती है इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। देखिए जो कहा था आपके पास, जो कैपेसिटेंस है सी बराबर क्यू बटे वी, इस क्यू पे भी डिपेंड नहीं होती और ना ही इस वी पे डिपेंड होती है। ठीक है ना। तो समझने के लिए इधर देखिए, जैसे मान लिया आपके पास कोई भी दो कंडक्टर्स हैं, ठीक है ना। अगर दो कोई भी कंडक्टर्स होंगे तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा आपके पास और पोटेंशियल भी होगा। तो जो पोटेंशियल होता है वो कैसे लिखा जाता है, वी बराबर ई इंटू डी। मान लीजिए इसी के लिए सोल्व कर लेते हैं अपन। तो पोटेंशियल क्या होता है, ई इंटू डी, जो भी डिस्टेंस होगी इनके बीच में। ठीक है ना। तो आपके पास जो इलेक्ट पोटेंशियल वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फील्ड पे। तो फील्ड किस पे डिपेंड करता है आपके पास, चार्ज पे। यानी कि जो फील्ड है प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है। ठीक है ना, ये बात आपको पता होगी, है ना। ये बराबर किसी भी डिस्टेंस पे निकाले के क्यू बाई आर स्क्वायर जो भी आता हो। तो आपका जो फील्ड है वो किस पे डिपेंड होता है, क्यू पर। और जो आपके पास वी है वो किस पे डिपेंड है, फील्ड पर। ठीक। तो मान लीजिए कोई भी कैपेसिटर है आपके पास, उसके लिए ये डेटा दे रखा है कि चार्ज कितना है। मान लीजिए कैपेसिटर लिया है, इस पे चार्ज कितना है, क्यू। ठीक है ना। और यहाँ पे कितना होगा फिर, -Q। तो और इनके बीच का सेपरेशन डी वगैरह जो भी है। तो यहाँ पर अगर Q बाई वी का रेशो ले अपन, किसका, Q बाई वी का, है ना, तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी आपके पास। ठीक। और उसी तरह से मान लीजिए इसी के अंदर एक और केस लें कि आपके पास जो चार्ज दे रखे हैं, इसकी जगह पर Q की जगह कितना आ गया, मान लीजिए 2Q चार्ज दे देते हो आप, इसको कितना देते हो, 2Q। तो इधर 2Q होगा, इधर का माइनस का 2Q होगा। तो इसके लिए क्या हो गया, आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है इसी। यानी कि अब जो फील्ड मिलेगा, यानी कि ई डैश लिख देते हैं इसको, वो पुराने वाले का 2 गुना होगा। ठीक है ना। उसी तरह से पोटेंशियल भी आपका किस पे डिपेंड है, फील्ड पे। तो यानी कि अब जो नया पोटेंशियल आएगा वी डैश, वो भी क्या होगा, पुराने का 2 गुना होगा। ठीक है। तो यहाँ से क्यू बाई वी निकाले अपन और यहाँ से क्यू बाई वी निकाले। ठीक है ना, क्यू बाई वी, इसके लिए सेकंड केस के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, 2Q अपॉन 2V।
क्योंकि दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी आपके पास। तो ये भी कितना आ रहा है, क्यू बाई वी आ रहा है, यानी कि पुराने वाले रेशो के बराबर ही आएगा आपके पास। ठीक है ना, यानी कि अब आप देखो कि आपने क्यू चेंज किया है ना दोनों केस में, लेकिन जो क्वांटिटी है क्यू अपॉन बी, यहाँ पर भी क्यू अपॉन बी, क्यू कितना हो गया, दो गुना, पोटेंशियल भी होगा दो गुना, तो वापस कितना आ गया, क्यू बटे बी। तो इसका ये मतलब है कि आपका जो कैपेसिटेंस है ना, या कोई भी एक वैल्यू है, वो किस पे डिपेंड कर रही है, आपके पास इन दोनों चीजों का तो क्या आ रहा है, डिवाइड करोगे और इसको डिवाइड करो तो वैल्यू सेम आ रही है। तो सेम आ रही है इसका मतलब कुछ ना कुछ कांस्टेंट है जो आपका इसके बराबर होगा, तो उसी कैपेसिटेंस को, उसी कांस्टेंट को अपन क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। तो इस केस में भी कैपेसिटेंस सेम आ रहा है, उस केस में भी कैपेसिटेंस सेम आ रहा है, चाहे अपने चार्ज की वैल्यूज अलग अलग ले ली। इसलिए आपका जो कैपेसिटेंस होता है ना तो क्यू पे डिपेंड करता है ना ही वी पे डिपेंड करता है, ये केवल किसकी प्रॉपर्टी होगी, एक तो आपकी शेप, यानी कि जो आपका कैपेसिटर उसकी शेप कैसी है, साइज कैसी है ना, ये चीजें। और मीडियम की बात करें तो यानी कि उसके अंदर जो मीडियम भरा हुआ उस पर भी डिपेंड करता है, जिसको आगे जाके डिस्कस करेंगे अपन, यानी कि डाई इलेक्ट्रिक, है ना, उस मीडियम को क्या बोलोगे यहाँ पे, डाई इलेक्ट्रिक बोला जाता है ना। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी आपके पास कि सी बराबर क्यू बटे वी, लेकिन ना तो क्यू पे डिपेंड करता है ना ही वी पे डिपेंड करता है। और आपको एनर्जी को कन्फाइंड करना है किसी एक रीजन के अंदर, यानी कि एनर्जी आपको चाहिए क्योंकि एनर्जी को यूटिलाइज करना है। अगर एनर्जी बिखरी हुई होगी तो आप एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर सकते, है ना। तो अब, तो यहाँ से जो आपका कैपेसिटर बन रहा है इस तरीके से, दो प्लेट्स ले रखी है अपन ने, इसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक समझने के लिए बात करें कि मान लीजिए आपके पास एक स्फीयर है, पहले स्फीयर की बात कर लेते हैं, सिंगल स्फीयर है आपके पास, है ना, सॉलिड। ठीक है, ये स्फीयर है आपके पास, और इसके पास बोल दिया चार्ज, टोटल चार्ज कितना है क्यू, और इसकी रेडियस बोल दिया अपन ने आर है। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल कैसे लिखते हो आप, के क्यू बाई आर। ठीक है ना, इसका पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाई आर। तो इसकी कैपेसिटेंस की बात करते हैं क्यू बटे वी से, तो क्यू है ही आपके पास, और वी कितना है, के क्यू बाई आर, तो आर ऊपर चल जाएगा, तो क्यू और क्यू कैंसिल आउट हो गया, तो बचेगा कितना, आर अपॉन के। ठीक है, तो के क्या होता है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नोट, तो फोर पाई एप्सिलॉन नोट तो गया आपके पास ऊपर, है ना, और एप्सिलॉन नोट की वैल्यू होती है क्या आपके पास, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो ये वैल्यू काफी कम है। तो अगर आपको अगर कैपेसिटेंस एक फेरेड भी चाहिए तो इस आर की वैल्यू को क्या होना, बहुत ही ज्यादा होगा, वेरी लार्ज या वेरी हाई। ठीक है ना, तो ये फिजिकली पॉसिबल नहीं हो सकता, यानी कि आप एक फेरेड कैपेसिटेंस निकालना चाहते हो तो इसके लिए आपके पास जो शेप होगी वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और पॉसिबल भी नहीं होती, इसलिए जनरली माइक्रो फेरेड या मिली फेरेड ऐसे ही आपको कैपेसिटेंस मिलता है। ठीक है ना। और सिंगल, अभी जस्ट ऊपर लिखा है तो सिंगल कंडक्टर कभी कैपेसिटर नहीं बना सकता। ठीक है ना, आपको इसके लिए कुछ ना कुछ और मॉडिफिकेशन चाहिए। तो अभी जस्ट देखा था, एनर्जी को कवर करना है अपने को, एक तो मेन टारगेट वो है अपना, दूसरा कि आपके पास जो वैल्यूज आ रही है, यानी कि साइज आ रही है, वो भी क्या होनी चाहिए, एक रेंज में होनी चाहिए ना, ताकि अपन उस रेंज को या उस टाइप का कैपेसिटर बना सकें। ठीक है ना। तो अपना जो मेन टॉपिक है वो होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है। पैरेलल प्लेट का मतलब दो प्लेट्स आपके पास, ठीक है, सपोज करिए, है ना, ये प्लेट्स होंगी। अभी किसी मीडियम की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, तो कोई मीडियम नहीं है, और इनके बीच का सेपरेशन बोल देते हैं अपन कितना है, डी बोल देते हैं ना, इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, डी। ठीक। और यहाँ पे मान लीजिए चार डेंसिटी इसकी प्लस सिग्मा, और इसकी चार डेंसिटी माइनस सिग्मा, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, और इस वाले का भी क्रॉस सेक्शन एरिया ए। ठीक। अब आपको क्या चाहिए, इसके लिए कैपेसिटेंस चाहिए, तो डेफिनेशन क्या है कैपेसिटेंस की, क्यू बाई वी, क्यू बाई वी ये होती है। तो यहाँ से वी की वैल्यू जो आएगी वो क्या होती है, ई इंटू डी, ई इंटू डी। ई क्या है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और अभी जस्ट निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, तो सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया आपके पास क्या, पोटेंशियल। ठीक है। तो अब कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में रख देते हैं, जो डेफिनेशन है आपके पास क्या है, क्यू बाई सी। तो देयरफॉर सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी, और बी का मान कितना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट टी, तो ये एप्सिलॉन नॉट के लिए चल जाएगा ऊपर की ओर। और सिग्मा क्या होता है आपके पास, क्यू अपॉन ए, तो आपके जो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी,
ठीक है, कितनी सिग्मा, सिग्मा क्या होता है, क्यू बटे ए। तो क्यू का मान कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। क्यू का मान कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर चार्ज, यानी कि पहले से चार्ज गिवन है, तो आपको इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो यानी कि आपके पास जो कैपेसिटेंस आ गया, क्यू की जगह कितना आएगा, सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा डी। तो सिग्मा से सिग्मा कैंसल आउट, तो आपका जो कैपेसिटेंस आ गया वो आ गया ए ई नॉट बटे डी। ठीक है, तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, ए ई नोट बाई डी। अगर डी की वैल्यू कम कर दे तो आपके पास ये जो एप्सिलॉन नोट है, इसकी वैल्यू में भी कोई ना कोई चेंजेस आएगा, तो आपको कैपेसिटेंस मिल सकता है। जैसे डी की वैल्यू 1 mm ले लेते हैं, 10 की पावर -3 होगा, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 8 या 7 बचेगा। एरिया अगर आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो उसको मीटर स्क्वायर में बदलोगे तब भी आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यूज कम होगी। तो यहाँ से जो आपका कैपेसिटेंस आ सकता है वो किस टर्म में, माइक्रोफैराड के टर्म में भी आ सकता है या मिलीफैराड के टर्म में आ सकता है, इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है आपके पास। ठीक है, एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, है ना, कि आपके पास सपोज करिए दो प्लेट दे रखी है, और प्लेट मान लीजिए आपके पास रेक्टेंगुलर टाइप है या सर्कुलर टाइप है, इस तरीके से। ठीक है, ऐसा करते हैं, सर्कुलर टाइप ले लेते हैं ठीक, कि आपके पास दो प्लेट्स हैं जो इस तरह से डिस्क टाइप है, डिस्क आपको पता सर्किल, एक प्लेट ये रखी हुई है और एक प्लेट ये रखी हुई है आपके पास। ठीक है, अब आपके पास बोल दिया इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है सेंटर से सेंटर तक, वो है मान लीजिए डी। ठीक है, और इनकी जो रेडियस है आपके पास आर है दोनों की, और इस पे चार्ज बोल दिया प्लस सिग्मा है, और इस पे कितना है, माइनस सिग्मा। आपसे पूछ लिया सिस्टम का कैपेसिटेंस बताइए, तो सी बराबर क्या होता है, ए ई नोट बटे डी, है ना। तो ए की वैल्यू क्या, पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो ये इसका कैपेसिटेंस हो गया, है ना। तो खैर ऐसे न्यूमेरिकल पूछे तो नहीं जाएंगे, केवल आपको इस फॉर्मूले को यूटिलाइज करवाना था, उसके लिए बता रखे ए नोट बाई डी। ठीक है ना, तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही है, और उसका बेनिफिट भी क्या है, एक तो एनर्जी आपकी कन्फाइंड है, दूसरा बाहर एक्स्ट्रा एनर्जी है नहीं, तो एनर्जी एक तरीके से आपके पास इस रीजन में फिक्स होगी। ठीक है ना, और दोनों की जो नेट फील्ड है आपके पास, वो इस तरीके से ऐड हो जाएंगे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आपको वैल्यू दे देंगी। ठीक, तो अब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे ही कंसेप्ट न्यूमेरिकल्स करने हैं अपने को, किस टाइप से क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, क्या वैल्यू आती है, क्या वैल्यूज नहीं आती है ना। ठीक, तो कैपेसिटर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, मिनिमम दो कंडक्टर। लेकिन एक स्टेटमेंट हो रहा है कि सिंगल कंडक्टर भी आपके पास कैपेसिटर की तरह एक्ट कर सकता है ना, कौन, सिंगल कंडक्टर भी। ठीक है, कि सिंगल कंडक्टर जो है आपके पास कैन आल्सो एक्ट एज कंडक्टर। ठीक है, एक्ट एज कंडक्टर, सॉरी कैपेसिटर। ठीक है, ठीक, ये भी क्या कर सकता है आपके पास, बिहेव कर सकता है किसकी तरह, एक कैपेसिटर की तरह। कैसे कर सकता है, कि जो आपके पास दूसरा कंडक्टर होगा, है ना, वो कहाँ पर अज्यूम कर लोगे आप, इनफाइनाइट पे। तो ऐसा नहीं कि आपके पास जैसे काम तो खैर वही आते हैं, अगर आपके पास दो कंडक्टर्स होते पास पास रखे होते तो एनर्जी को कन्फाइंड कर सकते हैं, रीजन में फिक्स कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सिंगल कंडक्टर कैपेसिटर की तरह एक्ट नहीं कर सकता। तो सिंगल कंडक्टर कैन आल्सो एक्ट एज कैपेसिटर्स, assuming that assuming that other conductor, yes, second conductor है, other conductor placed at infinity, placed at infinity। ठीक है ना, placed at infinity, ये आपका कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। ठीक है ना, तो सिंगल कंडक्टर भी आपका कैपेसिटर बन सकता है, बस इसमें ड्रॉबैक है कि आपकी एनर्जी रीजन में फिक्स नहीं होती। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट आपके पास यहाँ पर जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो क्या कैपेसिटेंस आती है इसकी, ए नोट बाई डी। तो इसमें कुछ जो चीजें आप अगर मान लीजिए इसका डेरिवेशन आता है तो आप किस तरीके से करोगे, तो सबसे पहले तो डायग्राम बन गया आपके पास, है ना। इस पे प्लस सिग्मा चार्ज है, माइनस सिग्मा चार्ज है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ड्रॉ करनी है इस पर, किस तरीके से होंगी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
और जितना चार्ज इस वाली प्लेट पे अंदर की ओर उतना ही इस वाली प्लेट पे है अंदर की ओर, बस एक पॉजिटिव है दूसरा क्या है नेगेटिव है। तो उससे क्या होता है कि आपके पास पॉजिटिव से तो फील्ड लाइन बाहर जाती है और नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाती है, तो आपकी एनर्जी फिक्स होगी। तो सिंपल क्या लिखोगे आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, इट कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट्स, इट कंसिस्ट ऑफ टू, सॉरी, ठीक है, आपके पास क्या हो जाएगा, इट कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट्स, ठीक है, टू कंडक्टिंग प्लेट्स। और हो जाएगा आपके पास ये, ठीक। और उसके बाद डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, ठीक है। और सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, ठीक। तो अगर इसका डेरिवेशन आता है तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना कि जो काफ़ी ज़्यादा थ्योरी लिख दिया अपन इस तरीके से, तो ऐसा कोई नहीं है। आपको तो सिंपल जब भी कोई भी डेरिवेशन आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डेरिवेशन में क्या होती है कि जिन चीज़ों को आप यूज़ कर रहे हो, जैसे आप प्लेट यूज़ करें तो अपन ने पहली लाइन लिख दी, इट कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट्स। उसके बाद जो पैरामीटर्स हैं, डी लिखा हो तो डी क्या होगा, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। सिग्मा यूज करें अपन चार्ज डेंसिटी। और मान लीजिए जो ए की भी बात करें तो ए क्या हो जाएगा आपके पास, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ प्लेट्स, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ प्लेट्स। तो सबसे पहले आपको ये कुछ चीजें जो डिफाइन करनी होती है, ऐसा नहीं कि कंप्लीट थ्योरी लिख दें ये कि इस तरीके से होता है, चार्ज टूट रहा है वहां पहुंच रहा है। तो ये जो आपने क्या लिखी, कुछ लाइनें लिखी जो आपने डेरिवेशन में के लिए यूज किए हैं या इसे इसके रिजल्ट के लिए यूज किए हैं। और फिर यहाँ पर आपके पास क्या होगा, तो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है, क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। एंड V कैसे गिवन होता है, V इज इक्वल टू ई बाई डी, और यहाँ पे E की वैल्यू डायरेक्ट, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अपन इस चीज को किसमें प्रूव कर चुके होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट में। तो चाहे तो आप बता भी सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि इस पॉइंट पे जैसे ऊपर डायग्राम बनाया था, तो जो नेट फील्ड होगा E, वो क्या होगा E1 + E2। और E1 की वैल्यू सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, इस तरीके से V लिया आपके पास, V आ गया और उस फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो आपके पास यहाँ से क्या आ गया, इसका कैपेसिटेंस आ गया A0/D, ठीक है, ये रिजल्ट है आपके पास। तो अब इसमें और क्या चीजें होती हैं, इसकी एनर्जी निकाल दे, कितनी एनर्जी स्टोर होती है, तो अपन ने सिर्फ कैपेसिटेंस निकाला है और अपने को निकालनी है एनर्जी, ठीक है। तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए सिंपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन था, और कैपेसिटर कैसे काम करता है, किस किस टाइप की डिजाइन आपको दिखाई देती है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन जो लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, थैंक यू।